हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्टिंग, कि एक्सपोर्टिंग का इनमें से जो भी ऑप्शंस हैं कौन सा एडवांटेज नहीं है। देखिए, अगर आप एक्सपोर्टिंग करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर करने का एक ही आसान तरीका, ये तो एडवांटेज है, रिस्क भी कम रहता है। लिमिटेड प्रेजेंस इन फॉरेन मार्केट्स, नहीं ये एडवांटेज नहीं है। लेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये तीनों तो एडवांटेज है, ए बी और डी, तो सी इसका एडवांटेज नहीं आएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं अपनी, उस बुक में एडवांटेजेस एक्सपोर्टिंग के बताए हुए हैं और वहां से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन था आपका, विच सर्टिफिकेट इज नेसेसरी टू प्रूव दैट ऑब्जेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द होम कंट्री इटसेल्फ। तो कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत होती है जो ये प्रूव करता है कि गुड्स जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जो गुड्स आप बना रहे हैं वो होम कंट्री में बने हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि रानी जो है वो ऑर्डर करती है एक मिक्सर। उसने एडवर्टाइजमेंट देखा है न्यूज़पेपर में और उसमें न्यूज़पेपर में उसके फीचर्स, प्राइस, डिलीवरी टर्म सब कुछ मेंशन है। इट स्पेसिफाइड दैट द टर्म ऑफ पेमेंट विल बी वीपीपी ओनली, और ये कहा गया है कि जो पेमेंट होगी वो सिर्फ वीपीपी द्वारा ही होगी। आपको बताना है कि ये कौन से तरह का रिटेल बिजनेस है। तो ये मेल ऑर्डर बिजनेस है, ठीक है। तो इसका आंसर मेल ऑर्डर बिजनेस आ जाएगा। जीएसटी चार्ज ऑन, तो जीएसटी किस पे चार्ज किया जाता है? तो जीएसटी चार्ज होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ए इसका करेक्ट आंसर बनता है। चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसलर, प्रेसिडेंट आ जाएगा, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर आएगा। स्टार्टअप इंडिया वाज अनाउंस्ड, अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो शायद डेट मेंशन नहीं है कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब अनाउंस हुई है, लेकिन अगर देखा जाए इसकी डेट तो बनती है 16 जैन 2016, जो कि इनमें से कोई भी ऑप्शन को मैच नहीं करती, इसलिए आप डी पे टिक करेंगे। सेवंथ क्वेश्चन था कि इन केस ऑफ डैश इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल्स विद सरप्लस कैश who have keen interest to invest in upcoming startup। तो इसका आंसर देखिए एंजल इन्वेस्टमेंट आ जाता है, क्योंकि एंजल इन्वेस्टमेंट में ही ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स जिनके पास सरप्लस होता है वो इंटरेस्ट लेते हैं अपकमिंग स्टार्टअप। बाकी इसके बदले उन्हें इक्विटी वगैरह खैर मिलता है, वो पूछा नहीं गया था यहाँ पे। ट्रेड क्रेडिट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, जी नहीं, ट्रेड क्रेडिट तो बाहर वाला हो गया, तो ये एक्सटर्नल है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। लिमिटेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना था कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा लिमिटेशन है इक्विटी शेयर्स का। तो परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा तो कोई है नहीं लिमिटेशन इसका। चार्ज और एसेट्स, जी नहीं, चार्ज और एसेट्स होता ही नहीं है इक्विटी शेयर्स का। ओवर कैपिटलाइजेशन और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, रीपेमेंट का भी चक्कर नहीं, जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक तो कहाँ रीपेमेंट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। 10th क्वेश्चन है अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग्स। तो नेट अर्निंग्स का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में आपको फिक्स्ड परसेंटेज एज अ रिटर्न मिलता है, जी हाँ, ये तो ट्रू है। नेक्स्ट में आपको दो रीजंस बताने थे सपोर्टिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप सपोर्ट करेंगे, आपकी फर्म सपोर्ट करती है, फॉलो करती है, तो क्यों करती है? उसके कोई भी दो रीजंस, ग्रोथ हो सकती है आपके फर्म की, एक्सपेंशन
ग्रोथ वगैरह करना आसान रहेगा। गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस वगैरह है वो आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो गवर्नमेंट अलग से जो है आपके काम में टांग नहीं अड़ाएगी, बार बार चेकअप वगैरह, मतलब चेकिंग वगैरह आपके फर्म में ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था आपकी बुक का। बात करते हैं OLX आया हुआ, देखिए सेल ऑफ यूज्ड बुक्स ऑन OLX इज एन एग्जांपल ऑफ। तो यूज्ड बुक्स यानी कि एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को सामान भेजा, C2C आ जाएगा इसका आंसर। तो ये C2C है। उसके बाद नेम द इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट्स ओनली इन साइबर स्पेस, डिजिटल कैश इसका आंसर। आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये मेंशन है डिजिटल कैश के बारे में। उसके बाद मेन सर्विसेज प्रोवाइड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो पोस्टल डिपार्टमेंट क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? फाइनेंस फैसिलिटीज है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज है, आप वहां पे पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब बैंक की तरह भी काम करता है। इसके अलावा मेल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। तो ये दो फैसिलिटीज आप देख सकते हैं या सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद है रीएश्योरेंस। तो रीएश्योरेंस क्या है कि जो भी आपके फर्म में शेयर होल्डर्स वगैरह हैं या फिर जो भी इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, तो एक तरह से उन्हें एश्योर किया जा रहा है कि आपको सही वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी, इन्वेस्टर्स को ये है कि उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। बात करते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दोनों डिफरेंट टर्म्स है। जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, a government company means any company in which not less than 51% of the paid up capital is held by the central government or by any state government। तो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन के बारे में बात की गई। तो ये तो ट्रू है कि गवर्नमेंट कंपनी में जो है 51% या उससे ज्यादा जो है पेड अप कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का या फिर पार्शियली सेंट्रल या पार्शियली बाय स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो ये ट्रू आ जाएगा इसका आंसर। इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टेबल F अप्लाई होता है, ये ठीक है। द इंडस्ट्रीज विच सपोर्ट प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज, तो वो टर्शरी होगी, जैसे एग्जांपल बैंकिंग वगैरह हो गया, इंश्योरेंस वगैरह हो गया, ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं जो सपोर्ट करती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज को, तो वो टर्शरी इंडस्ट्रीज में आती है, क्योंकि वो एक मेनली सर्विसेज के थ्रू दूसरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। और सर्विसेज सेक्टर आपको पता है टर्शरी सेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकिता, खुशी और हर्षिता, इन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करेंगे और किड्स गारमेंट्स का ये बिजनेस करेंगे। और ये डिसाइड किया है कि हर्षिता जो है वो फर्म के साथ जुड़ी है, इस चीज को जनरल पब्लिक को नहीं बताया जाएगा। तो मतलब हर्षिता कौन सी पार्टनर होगी? सीक्रेट पार्टनर। खुशी जो है वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी, तो ये एक्टिव पार्टनर हो गई। और नितिका जो है ये डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो ये स्लीपिंग पार्टनर हो गई। तो इस तरह से आपको ये बताना था कौन कौन से ये पार्टनर है। तो मिस्टर मोहन जो है वो टॉयज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के ओनर है और उनका जो मेन मोटिव है हाँ, तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 22 की। मिस्टर मोहन जो है वो ओनर है, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है इनका, इसकी फैक्ट्री है। इनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रहे हैं और हाई प्राइसेस पे। क्या बात, अच्छी बात नहीं है। ही हायर्स चिल्ड्रन एज लेबरर, और उन्होंने चिल्ड्रन को, छोटे बच्चों को गांव से उठाया हुआ है और उनको मतलब हायर किया हुआ है एज ए लेबरर, और वो भी बहुत कम पैसे दे रहे हैं उनको। इसके अलावा वो गुड वर्किंग कंडीशंस नहीं दे रहे हैं उनको, और ना ही वो पोल्यूशन वगैरह जो उनकी फैक्ट्री से हो रहा है इन सब पे ध्यान दे रहे हैं। और जिससे क्या हुआ, उनका लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पे काम करने वाले लोग भाग जाते हैं। वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी तो वहां पे काम करने वाले लोग कैसे टिकेंगे? एब्सेंटिज्म बढ़ गया है, तो काफी अपसेट है और समझ नहीं पा रहे प्रॉब्लम क्या है। तो कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे इग्नोर किया है मिस्टर मोहन ने?
तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनका, वो इग्नोर किया गया यहाँ पर। और इसके अलावा देखो कि टुवर्ड्स whom he did not meet social responsibility, तो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए बनती है अपने एम्प्लॉइज को लेकर, तो वो अच्छा उनको वर्किंग कंडीशन नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने जो ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज उसको नहीं पूरा किया। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स जो कस्टमर्स बनती है कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, वो भी नहीं पूरा किया, हाई प्राइसेस पे दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये देखिए चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, तो जो भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो भी उन्होंने पूरी नहीं की है। पॉल्यूशन फैला रहे हैं देखिए। तो इस तरह से जो भी उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लगभग सारी की सारी वायलेट कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी कि भाई उनको उनके लिए कुछ अच्छा करें, पॉल्यूशन वगैरह ना करें, वो सब ये कर रहे हैं देखिए। उसके बाद सजेशंस दे रहे थे कि मिस्टर मोहन इंप्रूव कर सकते हैं अपनी फैक्ट्री कंडीशंस। तो अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमने देखी जो वो पूरी नहीं कर रहे हैं टुवर्ड्स एम्प्लॉइज टुवर्ड्स कस्टमर्स, अगर उनको पूरा करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनकी कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, उनके प्रॉफिट्स वगैरह होने लग जाएंगे जो कि नहीं हो रहे थे। तो ये सब बातें आप इसमें लिख सकते थे। 23 में चलते हैं। प्रिया जो है वो एक स्मॉल स्केल बिजनेस चलाती है और डेकोरेशन आइटम्स इन शिमला। एवरी ईयर वो 10% अपने प्रॉफिट का एक एनजीओ को कंट्रीब्यूट करती है, तो वो एनजीओ आगे इसको सीनियर सिटीजन के लिए यूज करता है, उनके लिए हेल्थ केयर या फिर उनकी डे टू डे जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए, या फिर उनके एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, इन सब में खर्च करता है पैसा वो एनजीओ। तो इसमें बता रहा है कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बीइंग फुलफिल्ड बाय प्रिया, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू हेल्पिंग हैंड। तो कौन सी ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो जो भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स कम्युनिटी होती है वो फुलफिल हो रही है। और कह सकते हैं आप इसमें तो डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा और भी दो ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस की बतानी थी सेम टाइप की, तो डिस्क्रिशनरी बताई दी इसमें हो रही है। लीगल आप मेंशन कर सकते हैं, इकोनॉमिक मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारा इसमें, हाँ, तो इसमें हमने बात की थी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे, लेकिन पूछा गया था कि लीगल की जगह आप गवर्नमेंट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट बनती है वो वाली फॉलो नहीं की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड लेबर जो है करवाया जा रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा वहां पे ठीक कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में कि कौन को कि वो किसके प्रति जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर रहे थे। तो ना तो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, टुवर्ड्स कस्टमर्स, टुवर्ड्स गवर्नमेंट और टुवर्ड्स कम्युनिटी, ये चारों ही वायलेट कर रहे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। तो इस क्वेश्चन देखिए, कुछ अगर आप देखें इसमें तो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस आपको एक्सप्लेन करना था कि प्रॉफिट का क्या रोल है। कुछ पॉइंट्स तो आप यहां से उठा सकते हैं डायरेक्टली। देखिए कि अगर प्रॉफिट रहता है अच्छा खासा तो इससे कंपनी का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी, एक दो पॉइंट तो आप यहां से उठा सकते थे। ग्रोथ और एक्सपेंशन में यूजफुल रहेगा। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना था। बाकी एडवांटेजेस ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस है। और मीनिंग ऑफ डब्ल्यूटीओ, ये आपकी बुक में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे, तो इन्हें हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इनके आंसर्स भी। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन था स्कोप या इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसका भी देखिए डायरेक्ट आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रमनजीत ने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर डिसीज था उन्हें और उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से इसको हाइड किया जब वो इंश्योरेंस करवा रहे थे। तो पूछा गया इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल जो है वो इग्नोर किया है। तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट फेथ जो है वो इग्नोर किया गया ना, कि भाई कुछ भी छुपाना नहीं है दोनों पार्टीज को।
बाकी एक्सप्लेन वन मोर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, तो कोई भी आप जैसे प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोजा प्रोक्सिमा, कोई भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते थे। नीचे भी देखिए डायरेक्टली आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एक्सप्लेन करने थे। नेक्स्ट है बिजनेस रिस्क के बारे में बताना कि बिजनेस में रिस्क तो होता है, बिजनेस का मतलब ही रिस्क है, अगर बिजनेस में रिस्क नहीं होगा तो फिर बिजनेस ही किस चीज का होगा। तो बिजनेस में आपको पता है कि रिस्क रहता है, और जितना ज्यादा रिस्क उतना प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा होते हैं। बाकी इसके कोर्सेज वगैरह के बारे में बताना था आपको, तो ये तो खैर आप लिख देंगे। उसके बाद क्या क्या सर्विसेज होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देखता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी बुक में है ये। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रोल प्लेड बाय बिजनेस, स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया में स्मॉल बिजनेस का रोल बताना है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। देखिए कि इन्होंने क्या किया है, ये फैक्ट्री सेटअप की इन्होंने छोटी सी एक, और गांव के लोगों को हायर किया है। तो इस तरह से देखिए गांव में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एक तो यही से आपको पॉइंट मिल गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज को अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड किया इन्होंने। यार ये तो नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी इसका एक फायदा हो रहा है यहाँ पर। और क्या लिख सकते हैं कि जो गांव है वहां पे अगर आप फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो वहां पे जॉब्स तो क्रिएट हो ही रही है। वहां पे कह लीजिए कि वो एरिया जो है डेवलप होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि वहां के लोगों के पास पैसा आ रहा है। तो ये सब बातें आप लिखनी थी इसमें। उसके बाद इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट देती है ऐसे इंडस्ट्रीज के लिए, तो टैक्सेशन वगैरह जैसे आपको पता है का फायदा तो मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा इंसेंटिव्स जैसे कि सब्सिडीज दी जाती हैं, टेक्निकल हेल्प वगैरह, फाइनेंशियल हेल्प वगैरह भी मिलती है। तो ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें देखिए ई बिजनेस के स्कोप के बारे में है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। और रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए होंगे सक्सेसफुली बिजनेस इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो कुछ केस स्टडी क्वेश्चन में इतना मुश्किल बनाया नहीं गया था इस क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर्स, तो ये भी तो आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि साहिल ने क्या किया है, एक सीमेंट कंपनी खोली है 10 जनवरी 2022 को, और उन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। और इनकॉर्पोरेशन के डे से आपको पता है कि आइडेंटिटी बन जाती है अलग से कंपनी की फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो इनकॉर्पोरेशन के बाद एक इसकी सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है। ये सब बातें हैं। और पूछा गया है 4 फीचर्स ऑफ कंपनी, मतलब कुल मिला की बात ये है कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके 4 फीचर्स बताने थे। 4 फीचर्स के बारे में लिखना था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ये भी। हाँ, इसमें कुछ घुमा फिरा के पूछा हुआ लगता है। देखिए 3 limitations ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच अरुण इज करंटली अंडरटेकिंग। अरुण देखिए एक सक्सेसफुल कोच बिजनेस चला रहे हैं, और प्राइवेट कम्यूटर्स, टूरिस्ट या बिजनेस क्लाइंट्स इनके कस्टमर्स हैं। और उन्होंने डेली बस सर्विस बेंगलोर से मैसूर जो है कुछ सालों तक जो है चलाई, और काफी पॉपुलर भी हुई है। अब अभी वो सोल प्रोप्राइटर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि पार्टनरशिप करते हैं अपनी एक फ्रेंड सुमन के साथ, जो फिजिकली चैलेंज है। सुमन बहुत गुड है किसमें, मैनेजिंग कंपनीज अकाउंट्स, लेकिन उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है। तो कहा गया था कि 3 लिमिटेशंस बतानी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की विच अरुण इज करंटली अंडरटेकिंग। अभी अरुण सोल प्रोप्राइटर बन के काम कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर वाला बिजनेस चला रहे हैं। तो इसमें आपको पता है इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। तो इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी कह सकते हैं, और जो बिजनेस आगे इनका है ये चल नहीं पाएगा अगर ये नहीं रहते हैं तो ये 2 हो गई। एक और आप लिख लेंगे, डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन। बी पार्ट में पूछा गया था, तो प्लानिंग कर रहे हैं अरुण क्या करने की, अपने फ्रेंड के साथ एक नया बिजनेस या नए फॉर्म ऑफ बिजनेस में एंटर करने की। तो नया कौन सा होगा, देखो पार्टनरशिप लिखा हुआ है यहाँ
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 डायरेक्ट क्वेश्चन था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में बताना था आपको, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 34 जो कि 6 मार्क्स का था, उसमें भी आप देख सकते हैं कि मेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स और रिटेन्ड अर्निंग्स एज मेथड्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो ये थे पॉसिबल आंसर्स जो कि बिजनेस स्टडीज का एग्जाम जो कि सेशन 2024-2025 वाले ईयर में आया था। और चंडीगढ़ के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सब में ये क्वेश्चन पेपर सेम था। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर जो मैंने बताया है वो आपके हिसाब से अलग आना चाहिए, अलग है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें और साथ में रीजन भी बताएं।